एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछली क्लास में +2 में पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, रेजिस्टेंस के दो डेरिवेशंस भी करे थे हमने, रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, तो देखो अभी कुछ फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, इनके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता बल्कि इनडायरेक्टली आता है और इनके ऊपर डेरिवेशंस भी आ जाता है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें मतलब इस यूनिट्स की टिकी हुई है। तो सबसे पहला फैक्टर आता है लेंथ। ठीक है, लेंथ मतलब कि लेंथ के ऊपर रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, मतलब क्या इफेक्ट पड़ता है लेंथ का रेजिस्टेंस के ऊपर। तो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमने जैसे बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या था, जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा। अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ये डबल होगा तो ये भी डबल होगा, अगर ये हाफ होगा तो ये भी हाफ होगा। मतलब जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है कि जो रेजिस्टेंस है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पेपर में क्वेश्चन पता कैसे आता है, बोल देगा 2 नंबर में, इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डबल्ड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। या ऑप्शन में दे देगा कि अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर 2 टाइम्स की जाती है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। तो क्या बोलोगे आप, 2 टाइम, क्योंकि इनमें रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट ना पूछ के आपसे ऑप्शन में पूछ लेगा तो 1 नंबर में पूछ लेता है इसको। ठीक है, तो लेंथ के साथ कैसे होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अब बात आती है एरिया। एरिया के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली। मतलब अगर ये डबल होगा तो ये हाफ हो जाएगा, मतलब जितना ये बढ़ेगा उतना ये घटेगा। तो रेजिस्टेंस का एरिया के साथ तो इनवर्सली प्रोपोर्शन, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। जबकि लेंथ ऑफ कंडक्टर के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन। अब इसको नाम दे दिया था मैंने इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। और मैं दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेता हूँ। कंपेयर मतलब लेफ्ट वाली लेफ्ट में, राइट वाली राइट में। तो आर आ जाएगा, एल ऊपर था तो एल ऊपर ले लिया, ए नीचे था तो नीचे ले लिया। हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देते हैं तो ये आपको पी दिख रहा, पी नहीं है, इसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं रो, RHO, रो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। तो ये रो क्या होता है, वैसे तो आपने बताया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। लेकिन ये रो एक और चीज होती है जिसको हम जानते हैं, या तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह लो या तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अब ये होता क्या है, इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है, अगर यहाँ से हम डेफिनेशन निकालें तो जब रो की अगर वैल्यू हमने निकालनी है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अब ये ए उस साइड चला जाएगा, ए आ जाएगा नीचे, तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, RA अपॉन एल। अब देखो मैं बोल दूँ इसकी यूनिट, हमने यूनिट तो निकालने सीखी थी, याद करने की जरूरत ही नहीं है। देखो रेजिस्टेंस, आपको रेजिस्टेंस की यूनिट पता है ना, क्या होती है, ओम। ठीक है, अब एरिया क्या होती है, एरिया जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, तो एरिया की यूनिट स्क्वायर में आती है ना, तो क्या होगी, मीटर स्क्वायर। ये +1 में पढ़े थे हमने सारी चीजें जब डायमेंशन फार्मूले कर रहे थे। उसके बाद एल क्या होता है, लेंथ ना, लेंथ को किस में नोट करते हैं, मीटर में। बस फिर एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बच गया, ओम और एम बच गया एम। तो इसकी रो की या वी कैन से दैट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर। अब ओम का सिंबल आपको पता है, ऐसे नोट कर रहे थे, तो इसकी यूनिट क्या होगी, ये ऐसे लिख सकते हैं, ओम मीटर। ठीक है, अब ये तो किसके फैक्टर पढ़े हमने, रेजिस्टेंस के। अब फिर रेजिस्टिविटी को देखते हैं कि रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो अगला हमारा ये है पॉइंट है, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ठीक है, हमने एक ओम्स लॉ से रिलेशन फाइंड आउट किया था, R इजिकल टू V अपॉन आई। और हमारे पास आपको पता है आई की वैल्यू आ गई ANE स्क्वायर टो अपॉन एम, इसको बोलते हैं टॉक। लेकिन आप तो बोलोगे सर हमें ये तो चीज़ पढ़ी ही नहीं। हाँ जी, बिल्कुल आपको भी ये चीज़ पढ़ाई नहीं है, इसको फिलहाल याद रख लो। जब हम करेंगे अपना टॉपिक रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वहाँ पे आई का रिजल्ट आएगा और वही हमने यहाँ पे यूज़ किया है, तो इसलिए फिलहाल के लिए याद रख लो। लेकिन ये आई कहाँ से है, जब हम करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टॉपिक करेंगे तब ये रिजल्ट हमें मिलेगा। ठीक है, तो आई की वैल्यू हमने ANE स्क्वायर अपॉन एम, ठीक है, हमने यूज कर ली। अब आई की जगह रखोगे ये एम नीचे तो ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास आ गया एम ANE स्क्वायर टो, और ये क्या हो गया एल, की जगह ले लिया हमने एल। ठीक है,
हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ रहा है, एम एम ए एन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, एन स्क्वायर टो इकट्ठा लिख लिया और ए अलग लिख लिया एल। अब आपको तो पता है एल अपॉन ए क्या होता है, अभी तो निकाल के आए हैं हमें। एल अपॉन ए क्या होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एल अपॉन ए किसके, अरे रो के तो होता है, सॉरी रेजिस्टेंस के तो होता है एल अपॉन ए। ठीक है, अब देखो भाई, अगर मैं एक चीज ले लूं इस वैल्यू, अब जब हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, ये वाला एक्सप्रेशन, अगर इसको कंपेयर कराऊं मैं, देखो ये भी आर की वैल्यू है और ये भी आर की वैल्यू है। जब दोनों कंपेयर कराऊं, आर आ रहा है, एल अपॉन ए आ रहा है, तो यहाँ पे रो था तो यहाँ पे एम एन स्क्वायर अपॉन टो है। जब कंपेयर कराऊंगा तो ये एम एन स्क्वायर अपॉन टो रो की वैल्यू ना बन जाएगी, तो रो की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, एम एन स्क्वायर अपॉन टो। समझ आया ना ये चीज, मैंने क्या करा लिया, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली और ये भी आर की वैल्यू है, ये वाली, इन दोनों को कंपेयर करा के यहाँ से रो की वैल्यू निकाल ली, क्या, एम अपॉन में एन स्क्वायर टो। ठीक है, बस इसी को यूज कर लिया हमने, एम अपॉन एन स्क्वायर टो। देखो रो एन के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ये टो भी नीचे है, टॉर्क के भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम कह सकते हैं पी एन के भी इनवर्सली होता है, टॉर्क के भी इनवर्सली। अब सर ये एन क्या है और टॉर्क क्या है, अब देखो एन तो क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर हमें तो डेंसिटी भी नहीं पता, डेंसिटी क्या होती है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर में होंगे वो क्या कहलाती है, उसकी डेंसिटी। मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटेगी तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, अगर ये बढ़ेगी तो ये घटेगी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब अगली बात आई टॉर्क। टॉर्क क्या है, ये है रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं फ्रीली उसका, तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब टो की वैल्यू देखो कैसे, टो की वैल्यू एक्चुअली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। क्यों, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, टो की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो टो की वैल्यू डिक्रीज होगी और ये डिक्रीज हुई तो पी की वैल्यू इंक्रीज होगी। मतलब हम क्या कह सकते हैं, अगर सर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पी की वैल्यू भी बढ़ेगी और टेम्परेचर घटेगा तो पी की वैल्यू भी घटेगी। अब दो टर्म और आती हैं, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, ये दोनों फ्री हैं। देखो रेजिस्टेंस से मिलता जुलता है एंस, तो कंडक्टेंस भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है हमारे पास, कंडक्टेंस। अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या पड़ी थी, ओम, अगर ये उल्टा तो यूनिट भी क्या कर दो उल्टी, ओ एच एम का उल्टा एम एच ओ, मो, तो क्या हो यूनिट मो। सेम कंडक्टिविटी किससे मिलता जुलता है, रेजिस्टिविटी से, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी, और हम इसको किससे, इससे नोट करते हैं, सिग्मा। ठीक है, सिग्मा। और मैथमेटिकली क्या होगा आपको तो पता, हमने बोला था ये किसका इनवर्स है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का साइन क्या था, रो, तो सिग्मा इजिकल टू 1/रो। और इसकी यूनिट क्या है, जैसे इसकी उल्टी करी थी तो इसकी भी यूनिट उल्टी होगी। क्या थी, ओम मीटर थी ना उसकी, ओम का उल्टा मो और मीटर का उल्टा मीटर का इनवर्स हो जाएगा, तो मो पर मीटर। ठीक है, तो ये था आज का हमारा दो ही फैक्टर्स थे। ठीक है, रेजिस्टेंस के और रेजिस्टिविटी के, और ये डेरिवेशन था हमारा, कैसे रिलेशन आया। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू।